What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली. यहाँ पर बड़ी शानदार बात बोली गई है यार. बोला गया है कि टफ टाइम डोंट लास्ट. यानी कि जो टफ टाइम है ना वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है, आएगा और चला जाएगा. समय कैसा भी हो गुजर जाता है, पर लेकिन जो टफ पीपल है वो हमेशा टिके रहेंगे. लाइफ में कैसी सिचुएशन क्यों ना हो, कैसी कंडीशन क्यों ना हो, वो हमेशा टिके रहेंगे. अपना जो काम करना है सो कर ही जाएंगे, चाहे कंडीशन कोई भी क्यों ना हो. तो अगर आप लोग सेकंड कैटेगरी में अगर आप लोग आ रहे हैं, अगर आप लोग ऐसे कैटेगरी में आ रहे हैं कि आप लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि माहौल कैसा है, आप लोगों को एक काम करना है तो करना है, तो आप लोग लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ अचीव कर ही जाएंगे. जिस काम में आप लोग हाथ डालेंगे उस काम में कुछ ना कुछ आप लोग लेकर ही जाएंगे. ऐसा नहीं कि बस आज नहीं हुआ तो चलो छोड़ देते हैं. आप लोग कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव कर ही जाएंगे. तो हमेशा देखिए होता क्या है, अगर कोई काम आप लोग करना सॉरी बीच बीच में ये चलता रहेगा आज, ठीक है ना. फीवर वगैरह तो हट चुका है, ये वाला प्रोसीजर चल रहा है. अब उन्हें कहता है कि जाते जाते कुछ ना कुछ छोड़ के जा रहा है. तो अभी मौसम जो है वो ठीक हो गया है टोटल मिलाकर. तबीयत गला और जो खांसी है वो थोड़ा बचा हुआ है. इतने सारे मैसेज, इतने सारे आप लोगों के मेल आए, इतने सारे कमेंट. थैंक्स लॉट यार, आप लोगों की दुआओं में बहुत दम है. उससे ही आधे से ज़्यादा चीज़ें ठीक हो गई. और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मतलब कल से ना, मतलब परसों से 2-3 दिन से चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो गरम गरम खाई जा रही है ना उसकी वजह से मुंह में छाले पड़ गए हैं. तो इसलिए बोलने में भी थोड़ा सा वो नहीं है, थोड़ा सा अजीब लगती है जब बोलते हैं. तो दांतों के नीचे थोड़ी कई वो टच होता है जब, तो उस तरीके से हल्की हल्की सी उसमें दर्द होता है. तो इसलिए वॉइस भी थोड़ी कमी रहने वाली है, ठीक है. और खांसी तो इन दोनों को मैनेज करिएगा आज आप लोग अच्छे से. आइए अब आगे बढ़ते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ में सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, आप लोग को अपना काम करना ही करना है अच्छे से, ठीक है. आइए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले तो कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी जल्दी न्यूज का, फिर डिटेल में एडिटोरियल डिस्कस करेंगे. बड़े ही प्यारे एडिटोरियल है यार आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाएंगे और एक आप लोगों का एक अच्छा माइंडसेट डेवलप करेंगे किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर. तो बड़े ही प्यारे एडिटोरियल है, काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा और वहां से क्वेश्चन भी निकल के आएंगे आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए आप लोग को यूज करने हैं. सबसे पहले थोड़ी सी न्यूज देख लेते हैं, 2-4 जो इंपॉर्टेंट है, जो पता रहना चाहिए कि दुनियादारी में चल क्या रहा है. पहली न्यूज है ट्विटर के बारे में. सेंटर ने बोला है ट्विटर को कि भाई साहब हमारी कंट्री में जो रूल और रेगुलेशन हम लोगों ने बना रखे ना अपनी पार्लियामेंट में पास करके, वो तुमको फॉलो करने ही करने पड़ेंगे. अब ट्विटर क्या बोल रहा है इस पर? ट्विटर ये बोल रहा है कि देखो यार तुम्हारे लो तो है सही है, हम लोग कोशिश करेंगे कैसे कोई ना कोई मिड पाथ यानी कि बुद्धा वाला पाथ निकाल ले जाए, पर पूरा फोकस हमारा जो रहने वाला है वो राइट ऑफ फ्री स्पीच एक्सप्रेशन पर रहने वाला है. यानी कि आपके बोलने पर अगर आप लोग बोलो कि हाँ इन लोगों के अकाउंट डिलीट कर दो और ये लोग गलत कर रहे हैं और वो लोग गलत नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे. अब कोई मिड पाथ अगर निकाल सकते हैं तो उसके बारे में हम लोग सोचेंगे. तो ट्विटर जो है वो उस बात पर टिक गया है, यानी कि वो फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन को नहीं हटाएगा. तो इस तरीके से एक मुद्दा यहां पर निकल कर आ रहा है. कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है ना, उससे ज्यादा शानदार जो डायलॉग है हमारे पॉलिटिशियन बोल लेते हैं, ठीक है. आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप लोग क्या राय है, यस या फिर नो? आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं? हमारे पॉलिटिशियन ज्यादा अच्छे एक्टर लगते हैं मुझे कभी कभी, जो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो एक्टर हैं. ओके. कई बार लगता है, देखो क्या शानदार डायलॉग बोला गया है. 56 इंच का सीना है प्राइम मिनिस्टर का, पर उसके नीचे जो दिल है वो बहुत छोटा है. ये बोला गया प्रियंका गांधी जी के द्वारा. ये यहाँ पर इनके द्वारा कंपेन चलाया गया सहारनपुर के अंदर. तो इसमें जय जवान जय किसान के लिए नारे लगाए गए. तो ये एक तरीके से अपने जो अभी इलेक्शन चलने वाले हैं यूपी में, आप लोगों को पता है, तो उसी के चलते यहाँ पर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है पहले से ही. यहाँ पर जो कपिल सिब्बल साहब बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट मन की बात तो करती है पर लेकिन किसानों की बात नहीं करती, तो किसानों की बात नहीं सुनती. तो इस तरीके से ये कई सारी ऐसे डायलॉग हैं जो आप लोग देखते हैं क्या चल रहे हैं. इंटरटेन करने के लिए होता है बेसिकली. कभी कभी तो मुझे लगता है हमारे जो पॉलिटिशियन है वो भी बिल्कुल मस्त तरीके से चीज़ों को ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं, पता नहीं क्या कर दिया. अच्छा है, चलिए सही है, पर लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एक ऐसा होना चाहिए सोसाइटी में कि जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए पॉलिटिशियन है वो पर्पज अगर फुलफिल हो तो वो ज़्यादा बेटर है. कई बार कई सारी ऐसी चीज़ दिखने को मिलती है कि उस पर्पज से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, ठीक है. पर लेकिन उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस लिए वहां पर बैठे हुए हैं, वो काम ढंग से करें. बाकी उनकी पर्सनल लाइफ है उसको कैसे इंजॉय करें उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, पर लेकिन जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए वो हैं तो कम से कम वो काम वो वहां पर जरूर करें. बात करते हैं आईएनएस विराट के बारे में. इसके ऊपर रस्साकसी चल रही है. आईएनएस विराट हमारी कंट्री में डिसमेंटल करने के लिए बोला गया सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. तो ये तो स्टेटस को यहां पर बना हुआ है. बेसिकली आईएनएस विराट जो है ये डी कमीशन कर दिया गया था. तो ये जो डी कमीशन किया गया, अब इसको दो चीजें हैं. एक तो डी कमीशन कर दिया यानी कि ये अपनी जो इसकी सर्विस थी उससे हटा दिया गया और ये आज के दिन में गुजरात में खड़ा हुआ है. पहला तो ये इसके पुर्जे निकालो, काटो पीटो बेच दो, ये पुर्जे इनको कहीं यूज कर लो या फिर जो भी इनका करना है.
रद्दी में फेंक दो। दूसरा यह है कि इसको आप लोग एज ए म्यूजियम की तरीके से डेवलप कर दो कि हमारी कंट्री में लोग जाएं और देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो इसको म्यूजियम के तरीके से दिखाओ। तो कौन सा सजेस्ट करोगे आप लोग? इसको डिसमेंटल करने के लिए डी लिखिए और म्यूजियम के लिए आप लोग एम लिखिए। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में? तो यही केस यहां पर चल रहा है। तो अभी देखते हैं क्या सिचुएशन इसके निकल कर आती है। बाकी अभी डिसमेंटल करने पर स्टेटस को ऑर्डर दिया गया अभी, क्योंकि जिसने खरीदा है उसने डिसमेंटल करने के लिए खरीदा था। अब दूसरे को लगा कि यार ये डिसमेंटल नहीं होना चाहिए, इसको म्यूजियम बनाना चाहिए। अब उसके बीच में रस्साकसी चल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में ये यहां पर आइडिया है जो कि आप लोग थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। राजस्थान में असेंबली बजट जो प्रस्तुत किया गया है यहां पर असेंबली के अंदर, तो उसमें जो यहां पर इनकी कांग्रेस की एमएलए थी इंदिरा मीना, ये ट्रैक्टर पर पहुंची यहां पर अपना बजट अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरटेनिंग चीज है यहां पर ये। नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग देखते हैं। हमारी कंट्री में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है। ये जो एक्ट है, ये एक्ट यहां पर ये बोल रहा है कि 2.2 केस जो है 2016 से लेकर 19 तक वो एंड हुए कन्विक्शन पर, यानी कि कन्विक्शन तक ओनली 2.2% केस पहुंचे हैं, जिसमें से कर्नाटक में सबसे ज्यादा है 22, आसाम में 17, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में 11, उत्तर प्रदेश में 10, नागालैंड में 8, केरला में 4, राजस्थान में 4, तमिलनाडु में 4, झारखंड में 3 और हरियाणा में 2। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, जो यहाँ पर होम है आज के डेट में, जो स्टेट मिनिस्टर है इस पर्टिकुलर एरिया के, जी किशन रेड्डी, उनके द्वारा ये बात बोली गई, ठीक है। तो ये चल रहा है डिबेट डिस्कशन जो पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके चलते यहाँ पर ये बातें सामने निकल कर आ रही है, ठीक है। इसी के चलते ये अलग अलग कुछ न्यूज है। म्यांमार में रस्साकसी चल रही है उसी तरीके से जैसा वहां पर चल रहा है कि आंग सुई की को छोड़ो वरना क्या कर देंगे, तो वो देखने वाली बात है। चाइना बोल रहा है, श्रीलंका बोल रहा है कि चाइना का कोई रोल नहीं है। जो हमारी कंट्री से अभी हम लोगों ने इंडिया और जापान के साथ में जो ईसीटी जो टर्मिनल था उसको लेकर जो हम लोगों ने अभी अपने हाथ खींचे, इसमें चाइना का कोई रोल नहीं है। सॉरी यार। तो ये बातें यहां पर जो एक तरीके से श्रीलंका सफाई दे रहा है। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये इंडिया इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडो पैसिफिक रीजन में, यूएसए ऐसा बोल रहा है और ट्रंप को नहीं छोड़ रहे हैं। अभी ट्रंप की ट्रायल स्टार्ट की जा रही है, तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है। ट्रंप ने क्या क्या हरकतें की है, इनका कच्चा चीटा सामने निकालने वाले हैं ये लोग, ठीक है। बाकी जो बात की जा रही है पोंग, जो यहाँ पर ये पेंगोंग जो लेक थी यहाँ पर, उसके बारे में बात की जा रही है कि यथा स्थिति को बनाया जाएगा। इंडिया और चाइना दोनों पीछे जा रहे हैं, तो इसी के चलते इंडिया ये बोल रहा है कि हमारे जो ट्रूप है वो वहां पर रहेंगे, पर लेकिन जो भी हथियार वगैरह है उसको पीछे खींच लिया जाएगा। 5 अप्रैल से सिचुएशन खराब हुई थी और अभी यहाँ पर जनवरी 24 तक 9th राउंड ऑफ टॉक यहां पर हो चुकी है। अभी देखते हैं सिचुएशन क्या निकलती है। अभी बातें चल रही हैं और क्या सॉल्यूशन निकलता है वो देखने को मिलेगा। एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल में, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, जो कि आप लोग कई सारी और इंटरेस्टिंग चीजें सिखाकर जाएगा। आज का जो आप लोगों का मैथ बेस्ड क्वेश्चन है ये राइजर लार्जन सी, जाकर देखिए कहां पर ये लोकेटेड है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाकी काफी प्यारा डिस्कशन अब आगे चलने वाला है। ये तो एक ओवरव्यू था, क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या चल रही हैं। कई सारे बच्चे बोलते थे सर एक बता दिया करो कम से कम दुनियादारी में क्या चल रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने ग्रेटर टर्न और लार्जर टर्न के बारे में बात की जा रही है। इसको टर्न भी बोल रहे हैं और ट्यून भी बोल रहे हैं, दोनों हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसका। ये 2 आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कहां पर, पर्शियन गल्फ के अंदर, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया ये जो आइलैंड है ये एडमिनिस्टर किए जाते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा, और ये जो हार्मोजन जो पर्टिकुलर प्रोविंस है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर का जो प्रोविंस का पार्ट है, इनके इस पर्टिकुलर एरिया का पार्ट है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ, डी बोला गया नाइदर 1 नॉट 2। सही आंसर आप लोगों को बताना है ए, बी, सी, एफ, डी। और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही दिया कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन पहले पूछ लेता हूं, उसके बाद भी आप लोग इसको गलत करेंगे तो ये फिर सही नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों को कम से कम जाकर पढ़ना चाहिए जो क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं। जैसे आज जो क्वेश्चन दिया इसको जाकर पढ़िएगा, ताकि नेक्स्ट डे जो अब इसके बारे में डिस्कस करूं तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे। आइए जल्दी से आर्टिकल के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं, इसके बाद में फिर इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, ये फिर से वही बात की जा रही है कि सोसाइटी में डिसइंफॉर्मेशन देखने को मिलती है और किस तरीके से गवर्नमेंट, कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा सीबीआई, कहीं आईटी डिपार्टमेंट, कहीं एनआईए, कहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, तो अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा ये एजेंसी जो यूज की जाती है। अब ये पता लग रहा है कि ये एजेंसी बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट काम नहीं करती है, गवर्नमेंट इनको अपने हिसाब से मिसयूज करती है दुनियादारी को सप्रेस करने के लिए। तो ये कई सारी बातें बताई जा रही है। तो घुमा फिराकर वही आर्टिकल है
खासकर इसमें डिसइंफॉर्मेशन के बारे में जो बातें हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जनता को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रियलिटी में जनता अवेयर होनी चाहिए, एजुकेट होनी चाहिए, तभी चीजों को हम लोग कम कर पाएंगे। तो हल्का सा ओवरव्यू ले लेंगे एडिटोरियल के लास्ट में, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वही बातें घुमा फिराकर बोली गई हैं। बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा गया, इंडिया और चाइना मिलकर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक अलग ही एंगल आप लोगों को देखकर चलना है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे भी प्यारा आर्टिकल है, यहां पर यह बात की जा रही है वुमेन के अबॉर्शन के बारे में, तो किस तरीके सोसाइटी में इसके लिए रूल और रेगुलेशन है और कैसे आज के डेट में हम लोग लेकर चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछती है और पूछा भी गया है। ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, डेटा पॉइंट और यहां पर कार्टून देखेंगे। ये डेटा पॉइंट, ये कार्टून इसके ऊपर भी नहीं डालेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा सा आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कोरोना वायरस निकलकर कहां से आया, इसके ऊपर काफी अच्छा डिबेट चल रहा है। तो एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि रियलिटी में है क्या, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलेगी। ये वाला आर्टिकल जो है इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहां पर निकाला, इनको आप लोग देख लीजिए। अभी रिसेंटली पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये यानी कि पद्म अवार्ड दिए गए, पद्म श्री भी था इसमें, तो ये जो अवार्ड दिए गए हैं इसके बारे में बात की जा रही है कि 2 मुस्लिम स्कॉलर को दिया गया है। तो उसी को लेकर ये सरप्राइज है कि ऐसा कैसे कर दिया गया। चलिए, जो भी है वो इनके द्वारा जो भी चीजें लिखी गई हैं वो हमारे लिए काम की नहीं है, अपनी पढ़ाई के लिए काम की। क्या है यहां पर अभी मौलाना वाहिदुद्दीन खान और इसी के साथ में मौलाना कालबे सिद्दीकी, ठीक है, तो इनको पोस्टमसली यानी कि डेथ के बाद में जब इनकी जान जा चुकी है, इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिए गए हैं। तो जो मौलाना वाहिदुद्दीन खान है इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया। ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है हमारी कंट्री के अंदर। पद्म भूषण जो है वो थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है जो दिया गया मौलाना कालबे सिद्दीकी, ठीक है। तो हमारी कंट्री में सबसे ऊपर भारत रत्न आता है, फिर पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है और फिर पद्मश्री आता है। तो ये सारे अवार्ड याद रखिएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कोई क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो मौलाना वाहिदुद्दीन है इनके द्वारा कई सारी किताबें लिखी गई हैं जो आप लोगों से पूछी जा सकती है क्योंकि इनको पद्म विभूषण मिला है। तो इनके द्वारा लिखा गया द प्रोफेट ऑफ पीस, तो ये इनके द्वारा लिखी गई है। द एज ऑफ पीस इनके द्वारा लिखी गई है। इस्लाम एंड द वर्ल्ड पीस, तो ये इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये कई सारी किताबों के नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं क्योंकि इनके राइटर जो है वो न्यूज में है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर मैं अभी रिसेंटली कुछ क्वेश्चन पोस्ट करनी स्टार्ट किया टेलीग्राम पर, उनका आंसर आप लोग जरूर दिया कीजिए। एक छोटी सी बात आप लोगों को और बता दूं, जो बच्चे पूछ रहे थे सर आंसर कहां मिलेगा इनका, जैसे आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे तो टेलीग्राम में स्टडी लवर वीर के नाम से आप लोगों को जैसे क्वेश्चन पोस्ट कर था मैंने दावोस एजेंडा समिट के बारे में, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं 4, इनके सामने टिक करने वाली बात आती है कि आप लोगों को टिक करना है। जैसे आप लोग टिक कर देंगे, मान लीजिए आंसर बी हो गया तो बी पर टिक कर दिया तो राइट आंसर आ गया। तो फिर आप लोगों को यहां पर एक बल्ब देखने को मिलेगा, जैसे आप लोग इस बल्ब पर क्लिक करेंगे तो आंसर खुल के आ जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे पूछ रहे हैं सर आंसर कहां मिलेगा, तो यहां से आप लोग को आंसर मिल जाता है डायरेक्ट। आप लोग इसको चाहे यहां पर जितनी बात चाहे आप लोग देखते हैं, और कई बार चाहते हैं यहां पे, कई बार चाहते हैं यहां पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए यहां पर ये तो हो गया ये वाला, शायद एक मैंने गलत भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी आप लोगों को दिखाने के लिए, 1 सेकेंड, नहीं ये भी सही अटेम्प्ट। अगर आप लोग गलत अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोगों को एक ही ऑप्शन मिलता है, यहां पर दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहां पर आप लोगों को एक ही ऑप्शन मिलेगा अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे और फिर यहां आंसर देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक बार उसको सही करके फिर से गलत कर लेंगे। और यूपीएससी के बारे में इंफॉर्मेशन पर मैंने वीडियो बनाई दी थी। यूपीएससी में बोला गया 27 जून को ही आप लोगों का पेपर होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को कुछ भी ऐसी वैसी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, अपना प्रिपरेशन करते रहिए, नोटिफिकेशन आएगा और प्रॉपर वे में सारी चीजें ऐसे ही चलेंगी, ठीक है। तो ये बातें हैं जो आप लोगों को बताई थी। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए यार, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है ना, जैसे ये मुझे इंपॉर्टेंट लगी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो यहाँ पर मैं डालता रहता हूँ जो मुझे लगता है कि काम की है। हर चीज के ऊपर वीडियो भी नहीं बनाई जा सकती ना, तो उस चीज के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ओके। ये कार्टून है, क्या दिखा रहा है इसको आप लोग बताइए। यहां पर ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यहां पर बात की, यहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है चिन्नम्मा, ठीक है, चिन्नम्मा, ठीक है। तो ये किसके रिलेटेड है, 40 से 50 शब्द लिखे, किस राज्य की पॉलिटिक्स को दिखा रहा है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। आइए अब आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है, इसके चलते आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन अलग अलग आप लोगों से पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बात की जा रही है जो अबॉर्शन राइट है, बोला जा रहा है कि अबॉर्शन राइट आर ये सेंट्रल टू द वुमेन ऑटोनॉमी, यानी कि जो वुमेन की ऑटोनॉमी है उसकी जो स्वायत्तता है उसके सेंटर में है। अगर आप लोग उनको एक तरीके से अबॉर्शन के राइट नहीं देते हैं तो फिर ये गलत है। एक तरीके से उनकी खुद की लाइफ किस तरीके से चलनी है ये उसको डिसाइड करता है, ना इधर स्टेट, ना तो कंट्री और ना ही डॉक्टर। इसमें उनको हक नहीं होना चाहिए कि वुमेन का अबॉर्शन होना है या फिर नहीं होना है। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर वुमेन को गर्भपात कराना है, अबॉर्शन कराना है, तो इसमें ना तो
सेंटर या स्टेट या फिर कंट्री, ना फिर इसमें डॉक्टर का एक तरीके से हाथ होना चाहिए। उसकी बॉडी है, उसको अपनी बॉडी में बच्चे को रखना है नहीं रखना है, ये वुमेन को खुद डिसाइड करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, एक तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, खासकर पैट्रियार्कल सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलेगी चीजें, तो डिटेल में इसको पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन ये यूपीएससी 2020 में पूछा गया, बोला गया कि कोविड-19 पेंडेमिक के द्वारा इनइक्वालिटी को बढ़ाया गया है सोसाइटी में, अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया और ज्यादा है, और पुअर्टी भी बढ़ी है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात इसको बेसिकली एक्सप्लेन करना है। ये 150 शब्द में आप लोग लिखेगा, 10 नंबर का पेपर नंबर का क्वेश्चन है, और ये लगभग 250 शब्द में आप लोगों को लिखना है, और ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको दोनों का अटेम्प्ट कीजिएगा, और अगर किसी दिन क्वेश्चन नहीं देता हूं मैं वीडियो के अंदर, इसका मतलब ये नहीं था क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो छुट्टी बनाने की, ये एंजॉय करने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन आप लोगों को जहां पोस्ट करता हूं टेलीग्राम पर या फिर जो फेसबुक ग्रुप में, वहां पर आप लोगों को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं कि बस आज नहीं आया तो आप मजा करो। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर क्या क्यों है ये आर्टिकल न्यूज में। अर्जेंटीना की कांग्रेस के द्वारा अभी यहां पर लीगलाइज किया गया अबॉर्शन को, 14th वीक जो प्रेगनेंसी का रिसेंटली हर तरीके से अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, तो इसको लीगलाइज कर दिया गया है, इसमें कोई भी किसी को दंड नहीं मिलेगा। इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा भी बजट सेशन में कुछ ऐसा ही एक बिल पास कराए जाने की बात की जा रही है, ऐसा लॉ लाए जाने की बात की जा रही है, पर लेकिन वो अर्जेंटीना की तरीके से नहीं होगा। अर्जेंटीना कहां पर है, ये है अपनी प्यारी कंट्री, यहां से जाएंगे तो अर्जेंटीना यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बोला जा रहा है ये अर्जेंटीना की तरीके से नहीं होगा। ये जो मेडिकल, हमारी कंट्री का जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 है, जिसको एमटीपी बिल भी आप लोग बोलते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये वुमेन की ऑटोनॉमी के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसकी ऑटोनॉमी को प्रॉपर वे में प्रोवाइड नहीं करा रहा है। हमारी कंट्री में इससे पहले क्या एक्ट था, ये था 19 ये था 1971 का, ठीक है। तो 1971 का ये एक्ट था, इसको रिप्लेस किया गया। तो इसको रिप्लेस करने के बाद में जो यहां पर हमारी कंट्री में ये बिल लाया जा रहा है, जो कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो को कम करने की बात कर रहे हैं। मतलब क्या इसका मतलब यह है कि कई बार जो प्रेगनेंसी की वजह से यहां पर महिलाओं की जान चली जाती थी और वो काफी गलत प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, तो उसको कम करने के लिए अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, वरना पता चला महिला की जान जा रही है, तो उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, ताकि अनसेफ अबॉर्शन न देखने को मिले, यानी कि अबॉर्शन जो है सेफ रहे। इसका मतलब क्या है, अगर इसके ऊपर दंड रहेगा कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करना है, अब जिसको दिक्कत हो रही है वो तो टर्मिनेट करेगा, अगर आप लोग तरीका नहीं बताएंगे तो वो गलत तरीके से करेगा। तो इंसान को आप लोग समझा सकते हैं, उसको करना क्या है वो अपने आप ही करेगा, आप लोग उसको कुछ भी करने से रोक नहीं सकते। तो ये यही बात यहां पर की जा रही है। तो अगर आप लोग उसको रास्ता रोकेंगे तो ऑल्टरनेटिव ढूंढेगा, तो फिर कुछ ना कुछ गलत होगा, और वही गलती यहां पर देखने को मिलती है। तो यहां पर अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है हमारी कंट्री में। 20 वीक प्रेगनेंसी के लिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डॉक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर 14 जो 12th वीक या फिर उससे ज्यादा है, अगर 12 वीक यानी कि 12 सप्ताह या फिर उससे ज्यादा हो गया है, तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए डॉक्टर की कंसल्ट, डॉक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिना डॉक्टर के अप्रूवल के आप लोग इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। ओनली अलाउ टर्मिनेशन, किसमें अलाउ किया जाता है टर्मिनेशन, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को प्रेग्नेंट होगी और यहां पर आप लोगों का जो टर्मिनेशन है वो ऐसे ही नॉर्मल अलाउ किया जाएगा। क्या बात की जा रही है कि आप लोगों को यहां पर एक तो फिजिकल या फिर मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, अगर कोई रिस्क इसका हो रहा है कि फिजिकल या मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा बर्बाद होगी इसकी वजह से, तो जो प्रेगनेंसी का जो टर्मिनेशन है उसको अलाउ किया जाएगा। दूसरा, अगर कोई सेक्स क्राइम हुआ है, सेक्स क्राइम मतलब किसी का रेप हो गया है, किसी का इंटरकोर्स किया गया किसी ऐसी महिला के साथ में जो मेंटली चैलेंज है, यानी कि जो एक तरीके से जो मंदबुद्धि की कोई वुमेन है जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो उसके साथ में रेप कर दिया गया है। मंदबुद्धि मतलब एक तरीके से उसको पता नहीं है कि क्या रियलिटी है, क्या गलत है, क्या सही है, एक तरीके से ऐसी वुमेन के बारे में बात की जा रही है। मंदबुद्धि मतलब शब्द क्या यूज किया जाए, एक तरीके से थोड़ा सा बोल सकते हैं जिनको सोसाइटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जो एक तरीके से वो नहीं कहते कि अनकॉन्शियस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, जिनको एक तरीके से पता ही नहीं है आसपास का इन्वायरमेंट क्या है, जिनको एक तरीके से कुछ ज्यादा दुनियादारी के बारे में पता ही नहीं रहता है। ये सीधे जो मनुष्य के बारे में बात नहीं करें, जिनके दिमाग में ही कमी रहती है, ठीक है, उनके बारे में बात करें। मतलब पागल खाने में कुछ महिलाएं, ठीक है, जो जिनका दिमाग सही नहीं है, अब उनके साथ में रेप हो गया, तो ऐसे भी बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। ये सोचते हैं यार ये तो पागल है, इसको क्या पता होगा, रेप कर दिया जाता है उसका। तो इतनी घिनौनी हरकतें तक आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलती है, तो उसके लिए आप लोग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में बात की जा रही है। अगर बात करें जो हमारी कंट्री में जो लॉ है वो यहां पर क्या करते हैं, वुमेन को राइट प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं प्रॉपर वे में, उनकी खुद की बॉडी से रिलेटेड, उसके लिए भी आप लोगों को डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। अगर लॉ जो है वो फ्रेम किया जाए, वो बोला जा रहा है कि ये वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, बोला गया कि द लॉ जो फ्रेम किया जा रहा है, द लॉ इज फ्रेम नॉट टू रेस्पेक्ट ए वुमेन राइट्स ओवर
हर ओन बॉडी, यानी कि उनकी खुद की बॉडी के ऊपर जो उनके राइट है उसको रेस्पेक्ट करने के लिए नहीं है, ये इजी करते हैं स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल उसकी बॉडी के ऊपर। यानी कि ये बताया गया कि ऐसा कुछ होगा तो ही टर्मिनेट करेंगे आप लोग प्रेगनेंसी को, आप लोगों की इच्छा है टर्मिनेट करने की तो आप लोग नहीं करेंगे। तो ये बातें बोली जा रही है, तो गलत है इस तरीके से। वुमेन की इच्छा नहीं है टर्मिनेट करने की, वो टर्मिनेट करने की, पर लेकिन आप लोग बोल रहे हैं टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। तो वॉलेंट्री सेक्स जो इस तरीके से देखने को मिलता है, मान लीजिए किसी लड़की ने किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए, अब फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद में प्रेग्नेंट हो गई, अब उसकी इच्छा नहीं है कि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करे और 24th वीक से ज्यादा प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो अगर प्रेगनेंसी को वो टर्मिनेट कराती है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, चाहे आप लोग शादीशुदा है चाहे आप लोग शादीशुदा नहीं है। समझ गए? यानी कि कहने का मतलब ये है अगर 24th वीक से ज्यादा प्रेगनेंसी है और उसको टर्मिनेट करना है तो फिर ये एक क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में है। ये आपकी इच्छा नहीं रह गई है कि आप लोग इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। अब आप लोग अगर कंटिन्यू करेंगे तो सही है, अगर कंटिन्यू नहीं करने की आप लोग की इच्छा है और आप लोग इसको टर्मिनेट करेंगे तो क्रिमिनल की कैटेगरी का केस आप लोग के ऊपर लगेगा। तो क्या मतलब हो गया? मतलब ये हो गया कि पेट में उनके बच्चा है, पालना या नहीं पालना वो उनके हाथ में है। अब डिसाइड कौन कर रहा है? डिसाइड कर रहा है हमारी कंट्री में लॉ, कि लॉ के हिसाब से चीजें चलेंगी। अब आप लोग बोलेंगे सर लो भी सही है, जी हाँ लो भी बिल्कुल सही है। देखिए हर एक चीज में एक बैलेंस होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर लड़की है, उसको वो प्रेग्नेंट है, अब उसने उसको चेक करा लिया कि पेट में लड़का नहीं है लड़की है, अब उसको टर्मिनेट कराना है तो वो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। पर लेकिन अगर उसने चेक नहीं कराया और इच्छा है कि हाँ यार टर्मिनेट ही कराना है, अभी अगर माइंड से बात करें मेंटली या फिर किसी और रीजन की वजह से बच्चे को वो नहीं रख पा रहे हैं तो वो एक अलग बात देखने को मिलती है। तो यहां पर नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि बेसिकली उसके पेट में बच्चा है, उसी को बच्चा पालना है, आगे चलकर सोसाइटी या फिर जो देश है वो उसको बच्चा पालने में उसकी हेल्प करने नहीं आ रहा है, सारी चीजें उसी को करनी है, उसी को एजुकेशन देनी है, उसी को खाना करना है, उसी को उसको दूध पिलाना है। तो सबसे पहला जो हक होना चाहिए वो वुमेन को देना चाहिए उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर, क्योंकि 9 महीने पेट में उसी को रखना है, तो सारा हक पहले वुमेन के हाथ में आना चाहिए। तो कोर्ट जो है यहां पर कंडीशन लगाता है जो प्रेगनेंसी के ऊपर, जो अफेक्टिंग जो खासकर अगर जो मदर है उसकी जो मेंटल हेल्थ अगर उसकी वजह से दिक्कत में आ रही है तो कोर्ट को क्या चक्कर है उसको, तो कोर्ट यहां पर डिसाइड करेगा। ये सारी चीजें गलत है थोड़ा सा, कोर्ट रिफ्यूज कर देता है, वुमेन की चॉइस है कि वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना चाहती है, कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया और ऐसा भी केस भी देखने को मिला। तो उसी के चलते ये बात बताई जा रही है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आप लोग बात करिए, वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि कोई ग्राउंड नहीं है अबॉर्शन का अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का, क्योंकि जिसने वॉलेंटरी एक्ट किया है, अपनी इच्छा से जिसने इंटरकोर्स किया है, फिजिकल रिलेशन बनाए, अब वो यहां पर उस टाइम पर उसको पता था कि आगे चलकर इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, कि प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो कोई ना कोई प्रोटेक्शन यूज करनी चाहिए थी। अगर प्रोटेक्शन यूज नहीं किए फिर भी अगर बेबी हो रहा है तो अब उसके चलते जब सारी चीजें सही है तो उसको टर्मिनेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से स्टेट बोलते हैं यहां पर, तो ये गलत है, क्योंकि उनको पालना है, उनको रखना है, उनको किस तरीके चीजों को आगे लेकर चलना है ये उनको डिसाइड करना देना चाहिए, ऐसा राइटर यहां पर बोल रहे हैं। यानी कि जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि राइट उनका है, यानी कि राइटर यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि राइट किसका है। राइटर और राइट में समझिएगा डिफरेंस, राइटर यानी कि जो लिखने वाले हैं और राइट की जा रही है हक की बात, ठीक है। तो जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि इनका राइट है, किसका, यानी कि महिला का राइट है कि उसको डिसाइड करने देना चाहिए कि उसको अबॉर्शन कराना है नहीं कराना है, क्योंकि आप लोगों ने तो यहां पर प्रतिबंध लगा दिया कि ये क्रिमिनल कैटेगरी में आ गया। अब वो क्या करेंगे, अब वो कोई अनसेफ मेथड ढूंढेंगे कि भैया गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि लॉ बना दिया, अब कोई अनसेफ मेथड ढूंढेंगे कि आप लोगों को तो अब टर्मिनेट तो कराना ही कराना है, अब कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। तो किसी झोला छाप इंसान के पास में जाएंगे या फिर किसी ऐसे इंसान के पास में जो दुनिया भर के पैसे उनसे लेगा, तो एक तरीके से इलीगल काम होता हुआ नजर आएगा। इसी के चलते हमारी कंट्री में 3rd लार्जेस्ट कोज जो मैटरनल डेथ के हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अनसेफ अबॉर्शन की वजह से हैं। यानी कि जब कानून के दायरे में जब अबॉर्शन नहीं होता है तो अनसेफ अबॉर्शन की तरीके से यहां पर ये रास्ता अपनाते हैं, और इसकी वजह से हमारी कंट्री में 3rd लार्जेस्ट कोज है जिसकी वजह से महिलाओं की जान जाती है। यानी कि महिलाओं की जान जाने का तीसरा सबसे बड़ा रीजन हमारी कंट्री में अनसेफ अबॉर्शन है। तो ये सोचने वाली बात है हमारी कंट्री के लिए, तो ये समझाने की बात की जा रही है। और एक पैट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुष प्रधान जो देश में हम लोग रह रहे हैं, यहां पर जो पैट्रियार्कल जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, तो नॉट गिविंग वुमेन कंट्रोल ओवर हर ओन बॉडी, यानी कि उसकी खुद की बॉडी के ऊपर भी उसका खुद का कंट्रोल नहीं है। ये पैट्रियार्कल सोसाइटी का एक आप लोगों को घिनौना चेहरा देखने को मिलता है जिसमें वुमेन को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो राइटर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं।
बोले कि एक तरीके से जो प्रपोज अमेंडमेंट है वो अब भी क्या कह रहा है, अब भी ये कह रहा है कि अगर 20 वीक की प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, और 20 से 24 वीक के अंदर अगर पहुंच गई है तो आप लोगों को 2 डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी कि इसको टर्मिनेट करना है या नहीं करना है। और इसके ऊपर की प्रेगनेंसी कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन है तो ही टर्मिनेट होगी, वरना आप लोग टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, वो क्रिमिनल कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये बोला गया है। तो इस तरीके से अगर बात करें, कोई प्रेग्नेंट पर्सन है, अगर उसको डॉक्टर का ओपिनियन उससे मैच नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। डॉक्टर ने बोल दिया कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं होगी तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। अब डॉक्टर का पर्सनल बिलीफ भी वहां पर आ सकता है आड़े। डॉक्टर का पर्सनल बिलीफ हो सकता है क्या हो, वो क्या चाहता है। तो जो बिल में ये कोई भी चीजें टैकल करके नहीं चलते हैं कि मेडिकल जो बोर्ड है उसमें जो भी स्टेट ओरिएंटेड में सेटअप करने की बात की जा रही है। अब मेडिकल बोर्ड के चलते जो पर्सनल बिलीफ है, जैसे मेडिकल डॉक्टर का जो ओपिनियन है वो काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। तो थर्ड पार्टी ओपिनियन आ गया है यहाँ पर पर्सनल जो चीज के अंदर, यानी कि पर्सनल चीज क्या है, उसकी खुद की बॉडी है वुमेन की, उसको बच्चा रखना है नहीं रखना है वो डिसाइड करेगी। पर लेकिन वो डिसाइड नहीं करेगी, थर्ड पार्टी यानी कि डॉक्टर डिसाइड करेंगे उसको बच्चा रखना है नहीं रखना है। तो ये काफी गलत चीज है, इसको सुधारना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट के अंदर अभी यहां पर डिनाई की गई परमिशन टर्मिनेट करने के लिए 26 वीक की प्रेगनेंसी हो चुकी थी महिला को, 13 ईयर ओल्ड जो रेप सर्वाइवर थी उसको मना कर दिया गया। यानी कि 13 साल की जो लड़की थी, बच्ची थी, बेचारी लड़की क्या बोला जाए, तो 26 वीक ओल्ड प्रेगनेंसी उसकी हो चुकी थी तो उसको टर्मिनेट करने से मना कर दिया। अब जो भी कंडीशन बनी तो ये सही है या फिर गलत है, इसके बारे में आप लोग सोचिए। तो इसका क्या कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए। हमारी कंट्री में जो बिल है वो अबॉर्शन के लिए प्रोवाइड कराता है, किसी भी स्टेज पर आप लोग टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी अगर एबनॉर्मलिटीज हो गई है, यानी कि जो बेबी है पेट में वो एबनॉर्मल हो रहा है, तो अगर वो चीजें हैं तो आप लोग किसी भी स्टेज पर प्रेगनेंसी को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन यहां पर आप लोगों की पर्सनल चॉइस या कोई सर्कमस्टेंसेस है, मान लीजिए क्या हुआ कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो अलग हो गए, पार्टनर की डेथ हो गई, डोमेस्टिक कोई वायलेंस हो गया, तो ऐसी भी कंडीशन बन सकती है। जब बेबी प्लान किया तब तो दोनों एक साथ में रह रहे थे, पर लेकिन पता चला किसी एक्सीडेंट में हस्बैंड की डेथ हो गई। अब कंडीशन ये बन गई है, अब सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई है, तो उसको कैसे टैकल कर रहे हैं। पता चला पार्टनर में दोनों में डाइवोर्स हो गया, दोनों अलग अलग हो गए हैं। जब प्लान किया जब तो बड़े खुश थे कि बच्चा पैदा कर रहे हैं, पर लेकिन अब दोनों अलग अलग हो गए हैं, बच्चा रखना नहीं है, तो तब क्या करना है, ठीक है। कई बार डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलते हैं कि हाँ लड़की हो गई तो ये होगा भैया, इस तरीके से मारा पीटा जाएगा। तो ये सारी कंडीशन सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो यहां पर बेसिकली महिला कहां रह गई, महिला को तो आप लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं कहीं पर। चलिए यहां पर आप लोग पूरे बिल के अंदर वुमेन बात कर रहे हैं। अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, इंटरसेक्स के बारे में बात करें, जेंडर डाइवर्स जो पर्सन है उसके बारे में आप लोग बात करें, उनके बारे में कौन बात करेगा। तो बिल तो अधूरा हो गया, पूरी सोसाइटी को इंक्लूड करके नहीं चल रहा है। तो वुमेन की ऑटोनॉमी डिटरमाइन करने की कि उसकी लाइफ क्या है वो उसको डिसाइड करने दीजिए। आप लोग एक तरीके से ऐसा नहीं कि ट्रीट करते हैं आप लोग जिस तरीके से, उसकी खुद की भी चॉइस है। एक तरीके से वुमेन को एक तरीके से ऐसा नहीं कि उसको अपने हिसाब से आप लोग ट्रीट करेंगे, उसकी खुद की चॉइस के हिसाब से उसको काम करने दीजिए, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। तो यह पूरा आर्टिकल आई होप कि आप लोग समझे होंगे, और ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है। दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आज नहीं तो कल कर लीजिएगा जब भी टाइम मिले, पर अटेम्प्ट जरूर किया कीजिए, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। बड़ा ही प्यारा आर्टिकल लगा यार ये वाला मुझे। बेसिकली हर टाइम ये बुलाते हैं इंडिया चाइना लड़ा दो, इंडिया चाइना आगे एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं, तो राइटर ये बोलेंगे थोड़ा सा बड़ा सोचो यार, ठीक है। जो भी आप लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा बड़ा सा एंगल सोचो ना, आप लोग कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करो। तो इसी में बात की जा रही है इंडिया और चाइना ऐसा नहीं हो सकता कि मिलकर काम करें, अपने अपने एरिया में अपने अपने हिसाब से चलें, इंडिपेंडेंट एक दूसरे से अपने अपने एरिया में सही से लेकर चलें, एशिया को एक सही एक अलग डायरेक्शन में लेकर चलें। ये जो पिक्चर है आप लोगों के सामने, ये मॉस्को यानी कि रसिया के अंदर है। जब हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब और चाइना के जो काउंटर पार्ट थे यहाँ पर वोंगी, ये यहाँ पर देखने को मिले, ये रशियन है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग ऐसे मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां इंडिया और चाइना मिलकर काम कर रहे हैं। तो क्या इंडिया और चाइना आगे एक दूसरे के साथ में आगे सही डायरेक्शन में नहीं चल सकते हैं? तो इंडिया और चाइना चल सकते हैं, पर लेकिन यहां पर जो एक माहौल बना हुआ है दोनों कंट्री को लेकर कि एशिया में कौन रहेगा, तो उस माहौल से हम लोग को अपना पीछे छुटाना पड़ेगा। तो समझने की कोशिश कीजिए क्या बोला जा रहा है। जनवरी में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो हैं इंडिया और चाइना के, उनके द्वारा बोला गया यहां पर ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात की गई, यानी कि वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर होना चाहिए। यानी कि जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पर था, एक साइड में यूएसए था, एक साइड में यूएसएसआर था, बस दो पोल बने हुए थे, उनकी साइड में रहो तो काम चलेगा वरना काम नहीं चलेगा। तो उस टाइम पर ये चीजें चल रही थी। हालांकि नेम भी एक ग्रुप बन गया था जिसको बोलते थे नॉन अलाइंग मूवमेंट, वो अलग चल रहा था, पर लेकिन मेजर दो पोर्शन थे। फिर 1990s में जाकर क्या हुआ, ये भैया यूएसएसआर का विघटन हो गया तो उसकी पावर खत्म हो गई। अब यूएसए एक अकेला पोल रह गया, यानी कि अब यूएसए कुछ भी करेगा, यूएसए
यूएसए को छींक आ गई तो सबको जुकाम हो गया, यूएसए ने कुछ भी बोल दिया तो वो सबने एक तरीके से जिल्ले हिलाई करके एक्सेप्ट कर लिया, तो वो कंडीशन चल रही थी, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया भाई साहब उस टाइम पर। अब कंडीशन ये बन गई कि यूनिपोलर वर्ल्ड में मतलब क्या हो गया, अब जो यूएसए के फेवर में है वो सही है और जो यूएसए को सपोर्ट नहीं करता है, यूएसए से अलग है, वो गलत है। तो जब ऐसा माहौल बन गया तो उस टाइम पर ये बोला गया कि यार मल्टीपोलर वर्ल्ड सही था, यानी कि सबका एक तरीके से ऐसा होना चाहिए था, कोई ना कोई ऐसी कंट्री भी हो कि यूएसए अपनी ना चलाए, ऐसा थोड़ा ना यूएसए हर टाइम सही है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब है कि आज के डेट में देखिए यूएसए भी है, अब यूएसए की सब थोड़ी ना मानते हैं आज के डेट में, चाइना अपने हिसाब से चलता है, अब इंडिया भी कहीं पर मान लेता है कहीं पर नहीं मानता है, अब जापान अपने हिसाब से चल रहा है, साउथ कोरिया अपने हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अगर यूरोप के अंदर जाए तो मोस्ट पावरफुल कंट्री जर्मनी फ्रांस अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, यूके अलग हो ही गया, वो भी एक पावरफुल कंट्री है, तो सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आज के दिन में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया है, पर लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में तो चाइना ने बोल दिया कि हाँ हम लोग मिलकर मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएंगे, पर लेकिन मल्टीपोलर एशिया भी तो हो सकता है ना, एशिया के अंदर जो एशिया कॉन्टिनेंट है वहां पर भी तो मल्टीपोलर एशिया हो सकता है, वहां पर भी इंडिया और चाइना दो पावर चल सकते हैं मिलकर, पर लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर यह सोचा जा रहा है कि चाइना अकेला रहे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को इससे बड़ा स्पेयर देखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा। तो बड़ा सोचने के लिए आप लोग अपनी जो एक नजरिया है, सोच का दायरा है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो आज की डेट में इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, ठीक है, इसके चलते हम लोग को अपनी जो वर्ल्ड व्यू है और जो स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा। आज की डेट में हमारा क्या चल रहा है, हमारा माइंडसेट क्या है, ये होबेल्ड। होबेल्ड का मतलब क्या होता है, जब गधे का आप लोग पैर देखोगे तो एक पैर यहां पर और दूसरा पैर यहां, इसको रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वो ज्यादा ना भागे। तो आज के दिन में हमारे जो नेशनल एम है और जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं, यानी कि उनको ज्यादा ब्रॉड तरीके से नहीं देखा जा रहा है कि घोड़े की तरीके से दौड़कर चल सके, उनको बांध दिया जा रहा है एक पर्टिकुलर स्पेयर के अंदर। तो उसके चलते हम एक संकुचित माइंड के साथ में चीजों को देख पा रहे हैं, तो एक खुले दिमाग के साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी के चलते बात ये बोली जा रही है कि स्पेशल और जो प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है रसिया के साथ में हमारी काफी अच्छी है। अगर बात करें हमारे आज के डेट में 3/4 जो आज के डेट में 3/4 जो हमारे वेपन है मिलिट्री इक्विपमेंट वो रसिया से हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो यूएसए के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, खासकर इंडो पैसिफिक, जिसको आप लोग आज के डेट में एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक आप लोग बोल रहे हैं, इस फ्रेमवर्क के तहत हम लोग काम करें, क्वाड ग्रुप के साथ मिलकर काम करें। तो एक अच्छा खासा पार्टनर हमारा यूएसए है। क्वाड ग्रुप में हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि क्वाड में कौन कौन हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, और इस तरीके से इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो क्वाड ग्रुप यहां पर ये काफी एक इंपॉर्टेंट, इससे मिलकर काम कर रहे हैं हम लोग। पर लेकिन यहां पर सावधान थोड़ा रहना पड़ेगा, हम लोग को अपनी इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोल दिया है कि चाइना जो है हमारा स्ट्रेटेजिक कंपटीटर है, यानी कि वो कॉम्पिटिटर है, ये इसे नहीं बोला कि वो हमारा दुश्मन है, रिवाइल, यानी कि वो नहीं बोला कि वो हमारा दुश्मन है, ठीक है, हम उसके राइवल नहीं है, वो हमारा कॉम्पिटिटर है। तो कॉम्पिटिटर और दुश्मनी में डिफरेंस है, तो यहां पर ये शब्द उनके द्वारा बोला गया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप सीधा बोलते थे कि वो हमारा दुश्मन है, ठीक है। तो अब ये चीज थोड़ी सी आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो जो ग्रुप आप लोग बना रहे हैं, जहां पर आप लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट तरीके से आप लोगों को उसको समझना पड़ेगा। तो इंडिया को एक तरीके से अपनी स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है वो यूएसए के प्रेशर में आकर उसको एक ताक पर नहीं लगाना है कि किसी के प्रेशर में आकर आप लोगों ने अपना जो नेचर है उसको खो दिया। तो ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो कई सारे चैलेंज है। डिप्लोमेटिक चैलेंज में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, आज की डेट में जो चाइना है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो समुद्र के रास्ते भी और वैसे जमीन के रास्ते भी उधर यूरोप तक लेकर इधर अफ्रीका तक लेकर और पूरे एशिया में जाल बुन रहा है। यहां पर अलग अलग कंट्री में चाइना जाकर इन्वेस्टमेंट करता है ह्यूज तरीके का, और इतना ज्यादा पैसा उनको उधारी में दे देता है कि उनको उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी चाइना से लोन लेना पड़ता है। तो डेट ट्रैप में फंस जा रही है बहुत सारी कंट्री आज की डेट में इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। ऐसा इंडिया के द्वारा कई बार कंसर्न उठाया गया है। तो आज की डेट में हमारे आसपास वाले सारे देश मैक्सिमम, श्रीलंका की बात कर लीजिए, म्यांमार की बात कर लीजिए, बांग्लादेश की बात कर लीजिए, ऊपर भूटान की बात कर लीजिए और इधर ये नेपाल की बात कर लीजिए, तो इसमें जो कंट्री जो छुटी हुई है अब तक वो है भूटान, ठीक है। तो भूटान को छोड़कर मैक्सिमम जो कंट्री आप लोग यहाँ पर इसका चाइना का किसी न किसी तरीके से पार्ट बन चुकी है। चाइना की जो करेंसी है जिसको रिनमिनबी आप लोग बोलते हैं, ये एक ग्लोबल करेंसी बन चुकी है आज के डेट में, जो काफी बड़ी बात है। ये डॉलर को टक्कर दे रही है भाई साहब आज के डेट में। तो आप लोग समझ सकते हैं चाइना कहां जाकर बैठ गया है। ई युआन जो है आज के डेट में ये एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम के मोड पर सामने निकल कर आ रही है,
खासकर किसके लिए? देखिए जिस भी कंट्री के साथ में चाइना यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात करें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर, उस कंट्री के साथ में चाइना अपनी करेंसी और अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यूज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया अगर ज्यादा कंट्री के साथ में चाइना के रिलेशन है तो ज्यादा कंट्री के साथ में चाइना की करेंसी और चाइना का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूज होता हुआ नजर आएगा। तो चाइना जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट ट्रेडिंग कंपनी आज के डेट में बन गया है और ये फॉर्च्यून ग्लोबल के द्वारा जब 500 कंपनी की लिस्ट तैयार की गई वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंपनी, तो मैक्सिमम कंपनी का बेस जो है वो चाइना इंक्लूडिंग हांगकांग में देखने को मिला। यूएसए पीछे छूट गया, पहले सबसे ज्यादा जो बेस देखने को मिलता था वो यूएसए में देखने को मिलता था। और इसका बहुत बड़ा रीजन क्या है? यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो यहां पर ऐसा माहौल बनाकर रख दे रहा है जिसकी वजह से कंडीशन देखने को मिल रही है। तो चाइना आज की डेट में वो एक तरीके से रिप्लेस करता हुआ जा रहा है जो यूएसए की हेजेमनी थी। यानी कि एक टाइम पर ऐसा था कि यूएसए ही यूएसए दिखेगा सब जगह, अमेरिका अमेरिका दिखेगा बस अब क्या हो गया? अब ऐसा नहीं है, अब यहां पर चाइना भी दिखेगा। चाइना बोल रहा है तो हम भी हैं भाई, चाइना बोल रहा है हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, आ जाओ दोनों मिलकर काम करते हैं। ये बोलता है चाइना वर्ल्ड लेवल पर। तो चाइना अपने आप को यूएसए के साथ में कंपेयर करता है। आप लोगों ने देखा होगा हर एक इंसान अपने से सुपीरियर इंसान को फॉलो करने की कोशिश करता है। आज के दिन में आप लोगों ने सोचा कि हम लोग हिंदी में बोलता हुआ इतना शर्म फील करते हैं, अगर कहीं जाते हैं कहीं इंग्लिश बोला जा रहा है तो वहां इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं भले ही बोलनी ना आती हो। इससे पता है क्या है? ये बेसिकली है क्योंकि जो ब्रिटेन है वो हमारे पर रूल करके गए हैं, तो रूल करने वाले सुपीरियर होते हैं, तो इसलिए उनकी लैंग्वेज को हम लोग सुपीरियर समझते हैं। जबकि अगर दूसरी कंट्री में जाओगे, जर्मनी वगैरह में जाओगे, जर्मन को प्राउड तरीके से बोला जाता है, जापानीज प्राउड तरीके से बोलते हैं, ठीक है। पर लेकिन हम लोग जो है उसको अलग तरीके से लेके चलते हैं। तो लैंग्वेज सीखनी चाहिए पर लेकिन अपनी लैंग्वेज को हमेशा प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो चाइना अपनी करेंसी, चाइना अपनी लैंग्वेज, ये सबको प्रेफरेंस दे रहा है, इसलिए चाइना एक ग्लोबल तरीके से काफी लार्ज स्केल पर आगे बढ़ रहा है। तो चाइना हर एक लेवल पर कहीं ना कहीं बीट कर रहा है यूएसए तक को। चाइना ये चाहता है कि वर्ल्ड लेवल पर यूएसए के साथ में कंपेयर किया जाए, पर एशिया में जब उसको इंडिया के साथ में कंपेयर किया जाता है तो गुस्से में आ जाता है, कहता है गरीबों के साथ मुझे कंपेयर मत करो। तो यानी कि मैं तो एक पावरफुल कंट्री हूं, चाइना ये बोलता है, जो कि काफी गलत है। इंडिया किसी भी मायने में आज के डेट में लगभग अगर देखा जाए तो चाइना से कहीं ना कहीं कई सारे एरिया में चाइना से अच्छे लेवल पर भी हम लोग देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया को भी अपना और व्यू बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग पीछे रहेंगे, क्योंकि आजाद दोनों एक ही साथ में होते तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं आसानी से। यूरोपियन यूनियन भी आज के डेट में जब से ट्रंप आए थे तो ट्रंप ने सैंक्शन लगा दिए, इवन ट्रंप ने अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ा, तो उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए यूरोपियन कंट्री के ऊपर। तो उन्होंने भी आज के में चाइना को, जो पहले चाइना को टैकल करने की बात करते थे, चाइना को एक तरीके से कंटेन करने की बात करते थे, आज के में चाइना को मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी यूरोपियन कंट्री। तो एक अलग प्रोस्पेक्टिव लेकर चल रहे हैं। अगर बात करें आज के में जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लीड की गई बीजिंग और मॉस्को के द्वारा, उसमें भी आप लोगों ने देखा कि इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। तो एक अच्छा तरीका है, अगर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता तो गलत होता, तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, अच्छी बात है। यहाँ पर तो जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है अगर उसके बारे में आप लोग बात करिए, उसको साइड में रखकर, यूएसए के क्वाड ग्रुप को भी साइड में रखकर एंटी चाइना स्टैंड जो दिखाता है, हम लोगों ने इस ग्रुप में जाकर पार्टिसिपेट किया। यानी कि हम लोग क्वाड में भी जाकर पार्टिसिपेट करें जो एंटी चाइना है, और संघाई कॉर्पोरेशन में भी जाकर पार्टिसिपेट करें जो एंटी यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड है। तो दोनों तरीके से हम लोग अपने आप को लेकर चल रहे हैं। तो हम लोग ये नहीं कह रहे कि हाँ भाई साहब हम लोग तो बिल्कुल यूएसए की साइड में है, या भाई साहब हम लोग तो चाइना की साइड में है। हम लोग जहां पर हम लोगों को लग रहा है कि फायदा है, हम लोग उस तरीके से अपने आप को आगे लेकर चल रहे हैं। तो यानी कि आज की डेट में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर इंडिया और चाइना मिलकर काम कर रहे हैं और कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एरिया यूनाइटेड नेशन अगर बात करें यूएन के अंदर, जो इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो काफी अच्छे लेवल पर मेल खाता है चाइना के इंटरेस्ट के साथ में। वो क्या है? दवाई के मामले में। अभी जब दवाई की बात की गई तो यूएसए और यूरोप के द्वारा अपनी अपनी कंट्री पर फोकस किया गया, पर इंडिया और चाइना ने ऑल ओवर वर्ल्ड को दवाई सप्लाई करने की बात की। हमारी कंट्री में जो दवाइयां आज के टाइम बनाई जा रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग वर्ल्ड व्यू लेकर चल रहे हैं। तो हम लोग यूरोप और जो यूएसए की तरीके से नहीं कि अपनी अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं। तो ये एक अच्छा आप लोग तरीका यहां पर बोल सकते हैं। यानी कि आज की डेट में हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो हम सबको साथ में लेकर चलने वाली बातें कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास वाला माहौल लेकर बना रहे हैं। तो ये एक अच्छा फंडा है। तो चाइना और इंडिया यहां पर एक सेम प्लेट में आकर बैठ जाते हैं, यानी कि सेम पाथ पे चलते हुए नजर आते हैं। चाइना का बात करें, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB, इसका बताइए हेडक्वार्टर कहां पर है? याद होगा, आप तो भूल गए या। इसमें 100 से ज्यादा कंट्री को मेंबरशिप इंक्रीज की जा रही है। सेकंड बिगेस्ट जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है यूएन में, अब चाइना हो चुका है आफ्टर यूएसए। चाइना के बारे में बात करें तो हाई इंपैक्ट रिसर्च पेपर में यूएसए से आगे निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में हर एक लेवल पर ये इसको पीटे जा रहा है यूएसए को, ठीक है। अल्लू की एक मूवी है, साउथ इंडिया की मूवी है, उसमें
मतलब मूवी का नाम तो मुझे याद नहीं है क्यों, कौन सा उसमें बात की जाती है कि धनुष रहता है उसमें विलन, तो उसमें कहता है कि तुम्हारे आदमियों को मैं ऑलरेडी मार चुका हूं, कह रहा है कि तुम्हारे उस आदमी को वहां पर मारा, तुम्हारे इस आदमी को वहां पर मारा, और उसको भी मैंने ही मारा, ठीक है, तो तुम्हारे सिवा अब सबको पीट चुका हूं, तुम्हारे सारे आदमी को पीट चुका हूं। तो ये डायलॉग रहता है नहीं, इसमें कहता है कि ब्रांड चिल्लाता रहता है कि देख मेड इन इंडिया, वो मेड इन यूएसए टूटा ना, मेड इन जापान चूर चूर हो गया। तो उसी के चलते यहां पर चाइना भी ये बोल रहा है यूएसए को कि मैं ऑलरेडी सारे एरिया में आज के दिन में तुझे मात देने के लिए तैयार बैठा हूं, बस तू पिटाई भी ना रह गया, थोड़ा सा पिट और जाए एक बार सामने आकर, तो सब बोल देंगे कि चाइना वर्ल्ड में सबसे पावरफुल हो चुका है। तो चाइना को एक तरीके से इग्नोर करना वो सही नहीं है, चाइना के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। और जहां पर चाइना एक अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहा है वहां पर हम लोग एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे क्लाइमेट जस्टिस के अंदर हम लोग काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। डिजिटल डेटा के मामले में बात करिए तो हमारी कंट्री में एक ह्यूज मार्केट है, तो बिग जो आज के दिन में आइडिया निकल कर आते हैं डेटा शेयरिंग के बारे में, बिग डेटा के बारे में भी हम लोग कई बार बात करते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। इंडिया जो है काफी लार्ज स्केल पर अगर सॉफ्टवेयर के मामले में आप लोग बात करें तो वर्ल्ड का हब है हमारी कंट्री, उसको लेकर चल सकते हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात की जा रही है, हम लोग ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी जो मिलिट्री इक्विपमेंट है अपनी कंट्री में इंडिजिनसली हम लोग उनको बना रहे हैं। साइंस एंड टेक पॉलिसी इनोवेशन की फील्ड में हमारी नई पॉलिसी अभी आने जा रही है, तो हम लोग भी अपने सही लेवल पर चीजों को लेकर चल सकते हैं। आसियान जो है वो चाहता है कि इंडिया रिजॉइन करे, जो ग्रुप जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे थे, इंडिया छोड़कर आ गया था उसको। तो मोदी जी ने बोला था कि हमारे फार्मर का इंटरेस्ट है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, और अभी फिलहाल फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल अपोजिट दिख रहा है थोड़ा सा यहां पर। तो रिजॉइन करने की बात करें ताकि चाइना को टैकल कर सके। आसियान या पड़ोसी देश चाहते हैं कि इंडिया रहे यहां पर उस ग्रुप में जहां पर चाइना है, ताकि चाइना को टैकल किया जा सके, क्योंकि चाइना अकेला अपनी दादागिरी दिखा सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में अगर आप लोग बात करें तो चाइना काफी बड़ी कंट्री है। अगर यूएसए का एक व्यू है, चाइना का एक व्यू है, यूएसए और चाइना का अलग अलग मॉडल है, तो इंडिया का भी कोई मॉडल हो सकता है ना। हम लोग अपना मॉडल क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों हम लोग किसी और का मॉडल फॉलो करने की कोशिश करें। तो एशिया बिग एनफ है 2 कंट्री को सर्वाइव करने के लिए, और दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री रोल में आ सकते हैं, यानी कि अपोजिट रोल में आना है। इंडिपेंडेंट रहे एक दूसरे से और वेस्ट से, और अपने अपने हिसाब से चले, अपने अपने पार को आगे लेकर, ऐसा नहीं कि किसी के सप्रेस में प्रेशर में आकर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बातें यहां पर बोली गई है। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। काफी अच्छा आर्टिकल लगा मुझे जो कोविड-19 के ओरिजिन के बारे में बात कर रहा है। कोविड-19 निकल के कहां से आया, तो इसमें ऑलरेडी 2 थ्योरी चल रही है। एक थ्योरी तो ये बोली जा रही है यहां पर कि चाइना की लेबोरेटरी से ये वीक हुआ, वुहान के अंदर, चाइना के अंदर, जो 17 मेंबर डब्ल्यूएचओ की टीम और चाइना के जो चाइनीज जो काउंटर पार्ट है उनके द्वारा यहां पर ये चीजें बताई गई। बाकी दूसरी 27 जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं आउटसाइड चाइना वो स्ट्रांगली इसको कंडेम कर रहे हैं थ्योरी को, कि ये थ्योरी सही नहीं है कि चाइना की लेबोरेटरी से ये वायरस निकल के आया। उनका मानना यह है कि पैथोजन से ये वायरस डेवलप हुआ है, यानी कि पैथोजन क्या होते हैं, जो शरीर में बीमारी फैलाती हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, इसी के साथ में वर्म्स जो होते हैं, तो इनसे जो वायरस फैलता है। तो इनका मानना यह है कि जो SARS-CoV-2 वायरस आया है ये जो निकल के आया है ये यहां पर वाइल्ड लाइफ में जो पैथोजन है उससे निकल गया है, और बाद में चाइना के अंदर फैला, क्योंकि आप लोगों को पता है चाइना में क्या क्या नहीं खाते हैं। चाइना में बस इंसानों को छोड़ के मुझे लगता है कि सब कुछ खाते हैं, ठीक है। तो इसके चलते वहां से ये वायरस यहां पर निकल कर आया, तो उसी के बारे में यहां पर ये बातें बोल रहे हैं कि आज के डेट में जो वायरस आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है, तो ये अलग माहौल आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, क्योंकि ये बेसिकली ऐसा नहीं कि लेबोरेटरी से निकल कर आया यहां पर ये, तो ये मल्टीपल, आज के में चाइना की अगर बात करें आप लोग, ठीक है, तो चाइना के द्वारा जो भी यहां पर इंफॉर्मेशन शेयर की गई और मल्टीपल कंट्री के द्वारा जो वायरस के जीनोम शेयर किए गए उसके ऊपर जब स्टडी किया गया तो बोला जा रहा है कि ये वाइल्ड लाइफ ओरिजिन इसका हो सकता है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ में फिर से किसको पकड़ लिया, तो जिसको नॉर्मली पकड़ते हैं फिर से उसी को पकड़ लिया, वो कौन है, चमगादड़। तो चमगादड़ को बोला जा रहा है कि इसका एक नेचुरल होस्ट हो सकता है, जो कि बाद में वुहान में चीजें पहुंची, यानी कि वुहान से निकल कर आया, वुहान में चीजें पहुंची हो सकता है और वहां से चीजें निकली हो, यानी कि अगर मान लीजिए वायरस कहीं पे था, ठीक है, ये वुहान में मान लीजिए उन्होंने चमगादड़ वगैरह खाए तो फिर वहां से पहुंच गया, फिर वहां से लगना स्टार्ट हो गया, तो ये भी हो सकता है यहां पर। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग तरीका, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो इंटरमीडिएटरी होस्ट हो सकता है, चमगादड़ से किसी को लगा और फिर उससे चमगादड़ से किसी को लगा, फिर उससे किसी और को लग गया। मतलब कोई फ्रूट खाए चमगादड़ के द्वारा और वो फ्रूट किसी दूसरे जानवर ने खा लिया, अब वो दूसरा जानवर जो है वो इंसानों ने खा लिया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक तरीके से ऐसा है कि इनडायरेक्ट वे में यहां तक पहुंचाओ, ठीक है। तो इस तरीके से उसके ऊपर कई सारे डिबेट और डिस्कशन किए जा रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है चीजों को। तो जो वांग को बोला गया था, वांग ने भी पहले बताया कि आउटब्रेक यहां पर देखने को मिला,
चाइना ने हालांकि स्टार्टिंग में नहीं बताया कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने का है, पहले छिपाया गया चीजों को, तो वो एक अलग अलग बात है। मिड नवंबर में चीजें देखने को मिली, नोवल कोरोना वायरस यार ऐसे ऐसे हुबई प्रोविंस में काफी लार्ज स्केल पर लोगों को इंपैक्ट डाल रहे हैं, चाइना की मीडिया के द्वारा रिपोर्ट की गई, तो कई सारी ऐसी रिपोर्ट सामने निकलकर बार बार आई, पर लेकिन रियलिटी में किसी को नहीं पता है अब तक कि चल क्या रहा है, तो ये बातें अलग है। यहाँ पर न्यू जो इंग्लैंड जर्नल है ऑफ मेडिसिन, उसमें अगर आप लोग बात करें तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो मिड दिसंबर में 2019 में देखने को मिला, ठीक है, जो वायरस का जो सर्कुलेशन वुहान के अंदर देखने को मिला। चाइनीज ऑफिशियल ने कंफर्म किया बाद में जनवरी में, उन्होंने पहले इसको माना ही नहीं, ठीक है, उन्होंने बाद में इसको कंफर्म किया कि यहां पर हो सकता है कि ये फ्रोजन फूड से भी निकल कर आया, ऐसी भी एक्सपेक्टेशन लगाई गई कि जो फूड है उसको सिंगा कर रख दिया और उसमें फिर बैक्टीरिया हो गए, वहां से निकल कर आया। हालांकि इसको मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, तो ये कई सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो अगर बात करें आज की डेट में इसको वायरस के बारे में अगर पता लगाना है तो सबसे बड़ी चीज तो यह कि इसको पॉलिटिसाइज मत करो कि चाइना ने वायरस फैला दिया, ऐसा हो गया। साइंटिफिक तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करने दो और उसके बारे में जानने की कोशिश करो, क्योंकि 2002 में जो वायरस फैला था वो भी काफी इंपोर्टेंट था, जो SARS-CoV-1 था, अब SARS-CoV-2 आ चुका है। तो तब भी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा नहीं रखी थी, उस टाइम पर भी ट्रांसपेरेंसी रखने में फेल हो गए थे चाइना वाले और सारी कंट्री, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी। तो जो SARS-CoV-2 था चाइना में 2002 में फैला था, तब SARS-CoV-1, ठीक है, अब इसका 2 बन गया क्योंकि ये दूसरा आ गया। इसी के तरीके का जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था, ये 2012 के करीब में फैला था। कहां पर ये फैला था? जो साउथ अफ्रीका वगैरह, जो सऊदी अरेबिया वगैरह, इस पर्टिकुलर रीजन में। अब तीसरे नंबर पर यहां पर ये वांग वायरस आप लोगों को देखने को मिला। तो ये एक पैटर्न नजर आएगा आप लोगों को, ठीक है, तो इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं। बाकी ये डेटा पॉइंट है, अलकनंदा रिवर आप लोगों को देखने को मिला, क्या क्या ये चीज देखने को मिली। स्टेट जो है जिसके अंदर टोटल जो फॉरेस्ट या जो डेवलपमेंट चल रहे हैं, जहां जहां पर क्या क्या चीजें है, उत्तराखंड के बारे में बात की जा रही है। तो 4th हाईएस्ट है अमंग द स्टेट, जहां पर जो फॉरेस्ट अगर एरिया के बारे में आप लोग बात करते हैं तो कहां कहां पर क्या क्या चीजें है, तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। बाकी शेयर ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया कहां कहां पर है, तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है फॉरेस्ट एरिया शेयर के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं। रीजन फॉर जो यहां पर अगर बात करें डाइवर्सेंस क्या है, यहां पर चार्ट में आप लोगों को दिखाने की कोशिश की गई है। जो चार्ट ये दिखा रहा है कि आज के दिन में जो फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, तो डाइवर्ट किया गया लास्ट 30 ईयर में कहां कहां पर, तो अरुणाचल प्रदेश पर काफी लार्ज स्केल पर चीजों को डाइवर्स किया गया, माइनिंग के लिए या फिर डिफेंस के लिए या फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, इरिगेशन के लिए सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में यूज किया गया। फिर मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना, ये बताया जा रहा है। मोस्ट डाइवर्टेड जो डिस्ट्रिक्टेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर टिहरी गढ़वाल हो गया, चमोली हो गया, ये अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, ये वो एरिया है जहां पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को एरिया जो है वो गलत तरीके से मिसयूज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये बातें इसके अंदर यहाँ पर बताई गई है, ओके। बाकी अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना था, तो बताइए यहाँ पर जो ग्रेटर टुंब या फिर लेजर जो टुंब है, यहाँ पर ये जो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट थी? आंसर क्या है? आंसर है यहाँ पर ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ये स्टेट ऑफ हार्मोज में देखने को मिलेगी, पर लेकिन ये किसके अंडर में आता है, ठीक है, ये बताया जाएगा। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में नहीं आता, ये जो यहाँ पर एडमिनिस्टर किया जाता है ये ईरान के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। क्लेम इसके द्वारा भी किया जाता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। तो ये हो गया यहाँ पर, ये स्टेट ऑफ हार्मोज हो गया, ये ईरान हो गया, नीचे यूएई हो गया, ठीक है। तो ये है पर्टिकुलर एरिया जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग अपनी कंट्री कंपेयर में इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से अगर कंपेयर करिएगा तो इस पर्टिकुलर एरिया में है जिसके बारे में बात की, ठीक है। तो ये था टोटल आज का हमारा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, कई सारी चीजें वहां पर शेयर करते रहता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर खबर मिलती रहे। बाकी जो भी नोटिफिकेशन रहेंगे वे भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।